हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हम लोगों का दूसरा मॉक टेस्ट है और इसमें भी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के ही क्वेश्चन को देखेंगे पिछले मॉक टेस्ट की तरह। और ये भी सारा क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप निश्चिंत रहें इसके स्तर के विषय में। इसका स्तर काफ़ी सही है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है, इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने से के रूप में हुई है। और दूसरा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया है। तो यहाँ पर जो सवाल है इसके विषय में पहले हम लोग देख लेते हैं। ये जो 1935 ईस्वी का जो एक्ट आया था, पिछले वीडियो में मैं आपको ये बता दिया था कि 1919 ईस्वी के एक्ट के द्वारा जो है दो काम किया गया था। अगर आपको याद हो तो आप अपने दिमाग में रिकॉल करें। दो काम किया गया था। एक तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी, यानी कि राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा नामक दो सदन लाया गया था केंद्र में। और राज्य में यानी कि प्रांत को दो विषयों में, प्रांत के जितने भी विषय थे उसको दो भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। तो जो इम्पोर्टेंट विषय था उसको आरक्षित श्रेणी में डाला गया और उसको गवर्नर जनरल अपने पास रखा था, और जो कम महत्वपूर्ण विषय था उसको भारतीयों को शासन करने दिया गया, यानी कि केंद्र में द्वैध प्रणाली लागू किया गया 1919 ईस्वी के एक्ट में। और उसके बाद जब 1935 ईस्वी का एक्ट आया तो उसमें केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था थी उसको तो बरकरार रखा ही गया, लेकिन केंद्र में 1919 ईस्वी के एक्ट के द्वारा जो प्रांत में द्वैध प्रणाली की व्यवस्था की गई थी उसको खत्म कर दिया गया, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन उस व्यवस्था को अब केंद्र में लागू कर दिया गया, यानी कि अब प्रांत में तो आरक्षित और हस्तांतरित जैसा कोई विषय नहीं रहा, लेकिन केंद्र में आरक्षित और हस्तांतरित जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया और केंद्रीय जितना भी विषय था उसको दो पार्ट में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित, और वही द्वैध प्रणाली अब केंद्र में लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर आप ये जान लें कि 1935 ईस्वी का जो एक्ट आया उससे पहले 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत जो है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजी हुए और इसमें हिस्सा लिए। इसके लिए वो लंदन गए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकल पाया। भारतीयों की जो डिमांड थी, यानी कि भारतीयों का जो जो भी मांगें थी भारतीयों की, वो बहुत अच्छे से पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से गांधी जी फिर से जब वापस आए थे वहाँ से, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट कर दिए थे। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें भी कांग्रेस भाग नहीं लिया था, लेकिन जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था तीनों, तो उसका उद्देश्य यही था कि भारतीय जो भारत सरकार यहाँ पर जो प्रशासन उसका चल रहा है अंग्रेज सरकार का, तो भारतीयों को किस तरीके से और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं अथवा नहीं दिया जाए, या और जो एक्ट आता उसके लिए क्या सब प्रावधान लाया जाए। तो यही सारी चीज़ों के लिए गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया था लंदन में। तो इसी गोलमेज सम्मेलन के उपरांत जो निष्कर्ष निकला उसी के तहत भारत 1935 ईस्वी का एक्ट लाया गया। तो ये जो मसला था वो गोलमेज सम्मेलन से जुड़ा हुआ मसला था, 1935 ईस्वी का एक्ट। और इस 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा एक प्रावधान ये किया गया था कि उस समय टोटल 11 ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र था, यानी कि टोटल 11 ब्रिटिश प्रांत था, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था और सारा देसी रियासत था। तो इन सारों को मिला के एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था इस एक्ट के द्वारा, यानी कि 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और जितने भी देसी रियासत थे इन सबको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी 1935 ईस्वी के एक्ट में। लेकिन ये एक्ट जो इस एक्ट के द्वारा जो ये प्रावधान लाया गया ये कभी फुलफिल नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें देसी रियासत जो था वो अधिकांश देसी रियासत इसमें शामिल नहीं हुआ इस अखिल भारतीय संघ में। इस वजह से अखिल भारतीय संघ का जो सपना था या ये जो कॉन्सेप्ट था ये कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इस एक्ट के द्वारा इस तरह का प्रस्ताव लाया गया था। अब जो मैं आपको समझाया हूँ उस आधार पे अब फिर से सवाल को सुने आप। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, यानी कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो
पारित इसीलिए हो पाया, जो उस पारित हुआ तो वो 1935 ईस्वी के एक्ट के रूप में एक तरह से आया सामने। तो ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय संघ के गठन का उपबंध किया था। तो ये भी बात सही है। तो दोनों कथन सही है यहाँ पर, यानी कि 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासत से मिलकर ये संघ बनना था। और ये 1935 ईस्वी का एक्ट जो है वो जितना भी गोलमेज सम्मेलन तीनों हुआ था उसके निष्कर्ष के रूप में 1935 ईस्वी का एक्ट आया। चलिए अगला सवाल यहाँ पर है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? फैक्चुअल है। तो राजा राम मोहन राय इनके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, यानी कि डेविड हेयर के साथ मिलके राजा राम मोहन राय कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। तो ये जो राजा राम मोहन राय हैं इनके विषय में आपको पता ही होगा कि 1828 ईस्वी में ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और ब्रह्म समाज जो स्थापित हुआ था तो उसके विषय में आप डिटेल में अपने बुक में पढ़ लें। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो फैक्चुअल थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसको आप ध्यान में रख लें कि ये मूर्ति पूजा का विरोध किए, एकेश्वरवादी थे। और जो जितने भी उस समय समाज में बुराइयां थी, जैसे कि सती प्रथा का विरोध किए, और जो उस समय दास प्रथा था, सती प्रथा था, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किए। तो इस तरह से जो भी अच्छाई होने वाली चीज़ें थी उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए, वही कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए डेविड हेयर के साथ मिलके। तो क्वेश्चन में अलेक्जेंडर डफ भी है, तो आप इसको भी याद रख लें, हालांकि इसका नाम आपको बहुत कम ही मिलेगा। तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलके राजा राम मोहन राय कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। चलिए अगला सवाल यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो क्रिप्स मिशन जो 1942 ईस्वी में भारत आया था 1942 में, तो उसको कौन भेजा था, यानी कि उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन है जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बॉल्डविन, नोविल चैम्बरलेन और विंस्टन चर्चिल। तो यहाँ पर विंस्टन चर्चिल यानी कि चर्चिल के नाम से ज़्यादा ये फेमस हैं। तो चर्चिल ही वहाँ के उस टाइम प्रधानमंत्री थे। और ये ध्यान में रखना होगा आपको कि मैकडोनाल्ड जो यहाँ पर है, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में वहाँ के प्रधानमंत्री थे। यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसमें प्रधानमंत्री, यानी कि 1935 ईस्वी के ठीक पहले 1930, 31, 32 सबके आसपास जितना भी गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जब 1942 ईस्वी के आसपास क्रिप्स मिशन आया तो उस समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। और जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के थे वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर विंस्टन चर्चिल था जिस टाइम क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन के विषय में आपको मैं कल बता दिया था कि क्रिप्स मिशन उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, चूँकि 1939 से 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और बीच में ही 1942 ईस्वी में ही भारतीय जितने भी सदस्य थे, भारतीय नेताओं को, भारतीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए, मनाने के लिए कि आप लोग भी शामिल हो जाइए, इसके लिए वो बहुत प्रयास किया अंग्रेज, ताकि भारतीय सैनिक, भारतीय सेना, भारतीय नेता उसका सपोर्ट करे और उसके लिए लड़ने विदेश जाए। लेकिन भारतीय उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसी वजह से 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा गया भारतीयों को मनाने के लिए। और वो बहुत सारी चीज़ों की घोषणा किया था, जैसे कि युद्ध के बाद जो है भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट मतलब कि वो अंग्रेज के अधीन में ही रहकर शासन करना, न कि पूर्णतः स्वतंत्रता दे देना। तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात किया, या संविधान निर्माण करने की बात किया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और पाकिस्तान की मांग के लिए भी कुछ न कुछ एक ग्राउंड बना दिया कि जिसको अलग राज्य चाहिए या जो भारतीय संविधान जो बनेगा बाद में उससे संतुष्ट यदि नहीं है वो, तो बाद में वो ब्रिटेन से अलग से समझौता कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को वो युद्ध के बाद लागू करता। इस वजह से भारतीय जो कांग्रेस है या फिर मुस्लिम लीग है, हिंदू सभा है, या और भी जो
यहाँ की स्थानीय पार्टी थी या स्थानीय दल था, वो सब इसका विरोध किया और इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया गांधी जी के द्वारा। यानी कि जो ऐसा चेक जिस पर बाद का तिथि लिखा हुआ है, यानी कि वो लागू होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्रिप्स मिशन एक तरह से फेल हो गया था। तो क्रिप्स मिशन को कौन भेजा था? विंस्टन चर्चिल भेजा था। ये हम लोग कल भी डिस्कस किए थे। चलिए, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता का संग्रह कौन किया था, यानी किसके रचयिता कौन थे? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू इनकी रचयिता है, यानी कि गोल्डन थ्रेशोल्ड इस नाम से कविता सरोजिनी नायडू लिखती थी। तो अब सरोजिनी नायडू के विषय में आप थोड़ा सा जान लें कि सरोजिनी नायडू जो है 1925 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था कानपुर में। तो वहाँ उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये प्रथम महिला थी जो कि भारतीय थी, प्रथम भारतीय महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला अगर पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट थी, लेकिन वो विदेशी थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अगर कोई थी तो वो सरोजिनी नायडू थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और इनको जो है भारत कोकिला कहा जाता है, ये टाइटल आपको याद रखना होगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर हैं और भारत कोकिला ये सरोजिनी नायडू हैं। और जब भारत आज़ाद हुआ तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू ही बनी थी। आपको याद होना चाहिए कि 1930 ईस्वी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर भाग ली थी। और इसके साथ साथ जो है जिस तरह से गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम से ये कविता लिखी, तो इनका दो और जो रचनाएं हैं, दो और ऐसी किताबें हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिसको आपको याद रखना चाहिए। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीसीएस में तो खास करके ये सब पूछा ही जाता है। सॉन्ग ऑफ द इंडिया इस नाम से भी ये एक बुक लिखी है, और द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये तो है ही। तो कुल मिला के सॉन्ग ऑफ द इंडिया और द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये दो किताब इनका काफ़ी फेमस है, जिसको आपको याद रखना चाहिए। चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? यानी कि रॉलेट एक्ट ऐसा क्या किया जिसकी वजह से भारत में बहुत ज़्यादा उसका विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा आया? ऑप्शन है, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो मेरे समझ से आपको इसका जो आंसर है वो पता चल गया होगा, सी नंबर इसका आंसर है। यानी इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। तो इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, इसका परंपरागत जो शिक्षा था उससे कोई लेना देना नहीं था, और ना ही इसका कोई श्रमिक संगठन से लेना देना था। इसका सिर्फ लेना देना इस बात से था कि 1919 ईस्वी में जब रॉलेट एक्ट आया तो उसमें यह कहा गया था कि यदि किसी भी व्यक्ति पर जिस पर संदेह हो जाता अंग्रेज को कि ये कोई गलत एक्टिविटी कर सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता था और 2 साल तक उसको जेल में रख सकता था, और इसके लिए वो कोई भी मुकदमा नहीं चला सकता था। इसी वजह से इस रॉलेट एक्ट को बिना वकील का, बिना अपील का, बिना दलील का कानून कहा गया। यानी कि इसको काला कानून कहा गया, क्योंकि कोई ना वकील कर सकता था, ना कोई अपील कर सकता था, और ना ही किसी भी तरह का दलील दे सकता था। और इसका भरपूर मिसयूज हो सकता था, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। तो ये जो रॉलेट एक्ट आया, ये लोगों में इसीलिए आक्रोश पैदा किया क्योंकि इसके तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल भेजा जा सकता था। तो यही ऑप्शन सी है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसीलिए लोगों में गुस्सा था। तो ये जो रॉलेट एक्ट आया, इसके विषय में आपको पता होगा कि 19 मार्च 1919 ईस्वी को जो है ये रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया, और इसी एक्ट के विरोध में और साथ ही साथ 2 भारतीय नेता थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, यानी सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इन दोनों को जेल में बंद कर दिया गया था। तो इन दोनों नेताओं की रिहाई के लिए और साथ ही साथ रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला जो बाग है अमृतसर में, वहां पर सभा आयोजित हुई थी और जनरल डायर गोली चलवा दिया था 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पर मैं जो आपको डेट बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी में डेट का कुछ भी महत्व नहीं है, लेकिन आपको कुछ डेट को याद रखना चाहिए,
जिससे कि आपको लिंकिंग करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। जब कोई सीक्वेंस में कुछ पूछ देगा तो आप मोटा मोटा एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। तो डेट बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता यूपीएससी में, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जो बहुत मोटा मोटा जो डेट है उसको आप याद रख लेना चाहिए आपको। इसीलिए 13 अप्रैल 1919 का डेट मैं आपको बताया कि इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यहाँ पर जो जलियांवाला बाग में जो सभा का आयोजन हुआ था वो क्यों हुआ था, तो रॉलेट एक्ट जो लाया गया था उसके विरोध में, और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को जो गिरफ्तार कर लिया गया था उनकी रिहाई के लिए ये सभा का आयोजन किया गया था। चलिए देखिए, उसके बाद अगला सवाल है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ। यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 आंदोलन है, उन आंदोलन में कौन सा आंदोलन दांडी यात्रा के बाद प्रारंभ हुआ। होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका आंसर होगा। यानी कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो उससे तो इसका कोई लेना देना नहीं है। 1930 के आसपास यानी 1930 ईस्वी के आसपास की बात आप मोटा मोटा आप जानिए कि दांडी यात्रा इस टाइम हुआ था। तो इसके ठीक बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 की बात है, 1942 की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी के आसपास की बात है, और दांडी यात्रा इसी से ठीक पहले हुआ था। चलिए इसके थोड़ा बैकग्राउंड में हम लोग देख लेते हैं। दरअसल ये जो दांडी यात्रा जो गांधी जी किए, तो उससे पहले कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है, कुछ ऐसे बातें हुई हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड हैं। दरअसल अंग्रेज 1928 के आसपास या कुछ उससे पहले भारतीयों को चुनौती दिया कि यदि आप लोगों में क्षमता है तो कोई ऐसा कानून आप ही बना के दिखाइए जिससे कि आप जितनी भी सारी पार्टियां हैं आप भारतीयों की, वो आपस में आम सहमति बना ले। जैसे कि मुस्लिम लीग है, उसका कुछ अलग डिमांड था, जो कांग्रेस थी उसका कुछ अलग डिमांड था, जो बाकी दूसरी पार्टियां थी उसका कुछ अलग डिमांड था। तो अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि भारतीय कभी आम सहमति बना ही नहीं सकता है किसी एक मुद्दे पे, ऐसा कोई भी कानून नहीं बन सकता है। तो इसीलिए भारतीयों को वो चुनौती दिया। तो इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में एक नेहरू कमेटी का गठन किया गया। तो नेहरू समिति वो जब 1928 में गठित हुआ तो बहुत सारा रिकमेंडेशन वो दिया। तो उसी रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन ये भी था कि हमको स्वशासन चाहिए, यानी कि भारतीयों को स्वशासन चाहिए, यानी कि अंग्रेज के ही अधीन हम लोगों को रहना है, लेकिन हम लोग खुद अपना शासन करेंगे। लेकिन जब 1928 सब के आसपास जब ये रिपोर्ट 28-29 सब में आई, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी इस पर कोई नोटिस ही नहीं किया। तो उसके बाद 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जहां पर पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। यानी कि 1928 के नेहरू रिपोर्ट में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू रिपोर्ट आया था, तो उसमें स्वशासन का डिमांड किया गया था कि हमको अंग्रेज के अधीन रह के ही अपना शासन करना है। लेकिन अब 1929 में चूंकि अंग्रेज बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, कोई भाव ही नहीं दिया भारतीयों के डिमांड को या नेहरू रिपोर्ट को, तो अब भारतीयों को गुस्सा आ गया और वो डिमांड करने लगा कि अब हमको स्वशासन नहीं चाहिए बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। और पूर्ण शब्द इसीलिए लगाया ताकि कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहे, क्योंकि स्वराज शब्द तो बहुत पहले से प्रचलित था। तो पूर्ण स्वराज पूर्ण लगा दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, और अब 100% स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेजों को भारत से जाना होगा। तो 1900 और उसको जो अंग्रेज थे उसको कुछ अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि हम लोगों को पूर्ण स्वराज दे दिया जाए, कुछ टाइम उसका लिमिट कर दिया गया। उसके बाद जब उस पर भी कोई गौर अंग्रेज नहीं किया, तो फिर गांधी जी अब मजबूर हो गए और गांधी जी एक लास्ट चांस दिए अंग्रेजों को। वो 11 सूत्रीय मांग रखे, यानी कि 11 डिमांड वो अंग्रेजों के पास रखे, अपना 11 मांग। उस टाइम गवर्नर जनरल यहाँ का लॉर्ड इरविन था 1930 के आसपास, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया अंग्रेज। तो अब गांधी जी के पास कोई चारा नहीं बचा आंदोलन करने के सिवा, तो वही नमक कानून को तोड़ने का निर्णय लिए और 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम जो गुजरात में है वहां से दांडी की यात्रा किए, और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी की रात्रि को वहां पहुंच गए। और 6 अप्रैल, ये डेट मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट डेट है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से की सुबह में जो है नमक एक मुट्ठी उठाकर वो नमक एक तरह से औपचारिक रूप से इस आंदोलन को
स्टार्ट किए। तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1930 से। तो यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज़ें वो ये थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वो ठीक दांडी यात्रा के जस्ट बाद हुआ, यानी कि पहले दांडी यात्रा हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। लेकिन इसका जो लिंकिंग है वो कहाँ से जुड़ा है? 1928 ईस्वी के नेहरू रिपोर्ट से। नेहरू रिपोर्ट आया 1928 ईस्वी में, उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, उसके बाद गांधी जी का जो 11 सूत्रीय डिमांड था वो आया। जब वो सब कुछ भी काम नहीं हुआ तब जाके गांधी जी सत्याग्रह शुरू किए, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए। तो इसमें जो है दो नेताओं का और भी आपको नाम याद रखना होगा। जिस तरह से गांधी जी दांडी की यात्रा किए थे, उसी तरह से तमिलनाडु में जो है सी राजगोपालाचारी जो है वो भी इसी तरह की यात्रा किए थे। और जो उत्तर पश्चिम भारत का प्रांत है, यानी कि पाकिस्तान सबका जो रीजन है, उस रीजन में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, एक तरह से गांधी जी के ही आंदोलन को वहां पर प्रसारित किए। तो तमिलनाडु के रीजन में सी राजगोपालाचारी नेता थे, नेतृत्व संभाले, और उत्तर पश्चिम भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान, और वहां पर जो वहां के मुसलमान थे वो बहुत बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिए थे। चलिए, उसके बाद अगला सवाल है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये तो फैक्चुअल अब क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से ये जुड़ा हुआ। आप देख लीजिए कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट तो आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट का ही खेल है यूपीएससी में। लेकिन फैक्ट को भी, जो खास करके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं यदि अच्छा मार्क्स लाना है। तो इसलिए आप थोड़ा बहुत फैक्ट को भी तैयार करते चलें। तो करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। दरअसल जब 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था, तो कांग्रेस के जो कुछ सदस्य थे वो विरोध भी किए थे, खास करके जो जवाहरलाल नेहरू थे और अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। ऐसे ऐसे कुछ और भी महत्वपूर्ण नेता थे जो इस तरह का जो आंदोलन था, करो या माफ कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह के आंदोलन का वो विरोध किए। तो इसी से गांधी जी थोड़ा खफा भी हो गए और वो ये बोले कि मैं देश के ही मिट्टी से, देश के ही बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा यदि इस तरह का जो आंदोलन है उसको स्वीकार नहीं किया गया। तो बाद में इस तरह ये जो आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया गया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है ये बैठक शुरू हुई बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में। ऐतिहासिक इसीलिए इसको बोल देते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तो बम्बई का जो ये ग्वालियर टैंक मैदान है वहाँ पर इस तरह का आंदोलन 7 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव पारित हो गया और अगले दिन सुबह 9 अगस्त 1942 से ये आंदोलन स्टार्ट होता। लेकिन उससे पहले ही सुबह में ही, मतलब बिल्कुल 0 आवर आप कह सकते हैं, 4-5 बजे सुबह में ही जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो एकमात्र यही भारत छोड़ो आंदोलन एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसका नेतृत्व जो है कोई बड़ा नेता नहीं किया। जो पिछल्लू नेता था, जो छोटे नेता थे, वही इस भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किए। और नेतृत्व करने से ज़्यादा अच्छा ये कहना है कि हर आदमी खुद ही अपना नेतृत्व किया, जिसको जो मन हुआ वो करता चला गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी करो या मरो का नारा दिए। और जो मैं अभी आपको एक नारा बताया, जो मैं देश की बालू से ही जो है कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये भी इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और आपको तीसरा पॉइंट हो गया कि नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद इसका विरोध भी किए थे। चौथा पॉइंट आप ये जान लें कि इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है, यानी कि करो या मरो का जो नारा गांधी जी दिए भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में, तो इसी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति बोलते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखें कि अगस्त प्रस्ताव जो अक्सर आपको सुनने में मिलता होगा, तो वो अगस्त प्रस्ताव वो प्रस्ताव है जब 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो वो भारतीय को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में अंग्रेज भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया दुनिया के सामने कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है।
तो भारतीय इसका विरोध करने लगे कि हम लोग शामिल हैं नहीं, बेवजह का हम लोगों को आप फंसा रहे हैं। लेकिन अंग्रेज नहीं माना और वो भारतीयों को शामिल घोषित कर दिया। तो इससे भारत पर खतरा था कि जापान आक्रमण कर सकता था या दूसरा देश भारत पर भी आक्रमण कर सकता था। तो भारतीयों को मनाने के लिए जो उस टाइम गवर्नर जनरल 1940 के आसपास था, लॉर्ड लिनलिथगो, तो वो भारतीयों को मनाने के लिए एक प्रस्ताव दिया कि आप लोग शामिल हो जाइए, तो आपका फलाना 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 जो भी डिमांड है उसको हम स्वीकार कर लेंगे। तो भारतीय उस प्रस्ताव को नहीं माने। तो वो जो लॉर्ड लिनलिथगो 1940 में जो प्रस्ताव दिया था उसको बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त मतलब होता है शुभ, तो वो शुभ प्रस्ताव के सेंस में अगस्त प्रस्ताव उसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो अगस्त क्रांति है, तो ये अगस्त के महीने में क्रांति हुई थी, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति बोलते हैं। यानी कि 9 अगस्त 1942 के सुबह सुबह ये आंदोलन शुरू हुआ, इस वजह से इसको हम लोग अगस्त क्रांति बोलते हैं। और उसको अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं, जो कि लॉर्ड लिनलिथगो भारतीय को दिया था कि आप भी युद्ध में शामिल हो जाइए। तो उसी के बाद जब भारतीय शामिल नहीं हुआ, तो भारतीय जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी शुरू किए, दुनिया को ये बताने के लिए कि हम इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू खुद थे। तो ये सारा उसके बाद हुआ। फिर उसी के बाद क्रिप्स मिशन को भेजा गया था 1942 ईस्वी में, और क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। तो फाइनली जो है द्वितीय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। तो ये एक सीक्वेंस है, यानी कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा, फिर लॉर्ड लिनलिथ को अगस्त प्रस्ताव लाया, यानी कि भारतीयों को रिझाने के लिए एक प्रस्ताव दिया लॉर्ड लिनलिथ को, वो भी नहीं बात बनी, तो गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करवाए। फिर क्रिप्स मिशन को भेजा गया 1942 ईस्वी में, जो कि भारतीय शामिल हो जाए द्वितीय विश्व युद्ध में, उससे भी बात नहीं बनी फाइनली। और जब जापान के हमला का खतरा लगातार मंडराने लगा, तब जाके फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन है उसको स्वीकार करना पड़ा, यानी कि उसको स्टार्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर जो फाइनली आंसर यही था कि करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी दिए थे, और भारत छोड़ो आंदोलन से ये जुड़ा हुआ है। चलिए, यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि 16 अक्टूबर 1905 क्यों फेमस है? ऑप्शन है, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। यानी कि कलकत्ता के टाउन हॉल में चूंकि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, इसी वजह से ये 16 अक्टूबर 1905 फेमस है। दूसरा, बंगाल का विभाजन हुआ। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है बी, यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ, वो आंसर सही है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी का ही जो दिन है, वो दिन है जिस दिन बंगाल का जो विभाजन है वो फाइनली हो गया। लॉर्ड कर्जन जितना भी काम किया था, तो उसमें बंगाल विभाजन सबसे इम्पोर्टेंट आप उसको काम कर सकते हैं, जो कि भारतीयों के द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया उसके विरोध में की गई। तो 16 अक्टूबर 1905 से पहले ही वो घोषित कर दिया था कि इस दिन बंगाल का विभाजन फाइनली कर दिया जाएगा। तो उससे पहले ही, यानी कि अगस्त में ही, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को ही स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई थी। यानी कि 2 महीने पहले ही, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ, उसके 2 महीने पहले से ही स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। लेकिन जिस दिन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन घोषित हुआ, यानी कि लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, उस दिन फाइनली कर दिया गया बंगाल का विभाजन, उस दिन पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, इसलिए फेमस है, न कि इसलिए कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा तो 2 महीने पहले ही हो गई थी। चलिए, अब अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन थे? तो अभी जस्ट मैं बता ही दिया आपको बातों ही बातों में कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो इसीलिए शुरू किया गया था क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर दिया गया था, तो भारतीय दुनिया को ये बताना चाहता था कि हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हैं। यानी कि भारतीयों की इच्छा के विरोध में जाके अंग्रेज भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया है, इसीलिए कोई दूसरा देश भारत पर हमला न करे। तो इसी चीज़ को बताने के लिए जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था।
तो इससे ठीक पहले लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो भारतीयों को मनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया था जिसको अगस्त प्रस्ताव बोले। उसके बाद ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ और इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है डॉक्टर महात्मा गांधी किए थे और प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन बोलते हैं। ध्यान रहे दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे, लेकिन दिल्ली चलो आंदोलन ये बोला जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही 1940 में जो हुआ था। और इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जो भी व्यक्ति इसमें सत्याग्रह सामूहिक रूप से नहीं किया जाता था कि हर व्यक्ति मिलके व्यक्तिगत सत्याग्रह करेगा। इसमें किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाता था जो कि सत्याग्रह करता, और जिस भी व्यक्ति को जिस क्षेत्र में चुना जाता था वो भाषण देते देते लोगों को समझाते समझाते दिल्ली की ओर प्रस्थान करते थे। वो किसी भी क्षेत्र में थे, सभा करते हुए आयोजन सभा का जो होता था वो करते करते भाषण देते देते लोगों से मिलते मिलते दिल्ली की ओर आते थे। इसी वजह से इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं। तो इसमें प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये सवाल यूपीएससी में तो पूछा ही गया है, इससे पहले पीसीएस में सैकड़ों बार ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए ये हो गया आपको ये। और अगला सवाल है कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, क्रिप्स प्रस्ताव में कौन सा शामिल है या नहीं है, उससे संबंधित जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें क्या शामिल था या नहीं था। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, दूसरा संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। यानी कि जो क्रिप्स मिशन आया था क्या वो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात किया था? तो मेरे समझ से या आपके भी समझ से या किसी के समझ से भी वो पूर्ण स्वतंत्रता की बात बिल्कुल भी नहीं किया था। क्रिप्स मिशन जो था भारत में जब आया था तो वो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात किया था। यानी कि अंग्रेज का ही शासन रहेगा लेकिन उसके अंतर्गत उसके अधीन रह के भारत भी शासन करेगा भारतीय। तो वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं बात नहीं किया था, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। फिर से स्टेटमेंट सुनिए, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में क्या सही है, वह भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात किया था, तो ये गलत है। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, डोमिनियन स्टेट देने की का दर्जा देने की बात किया था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि संविधान निर्मात्री निकाय की रचना करने की बात किया, तो हाँ वो सही है कि वो बताया था कि भारत में एक संविधान सभा गठित की जाएगी। तो आपको ध्यान में रख लेना चाहिए कि यूपीएससी का जो एक फिक्स्ड पैटर्न है, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, लगातार आप उन चीज़ों को अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कुछ नया बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा घुमा फिरा के सारी चीज़ों को पूछ रहा है। आप कल से देख रहे होंगे कि जितना क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन से संबंधित वही 2 से 3 पॉइंट लगातार पूछा जा रहा है, और मैं उसके बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप यूपीएससी के खास करके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं सारी चीज़ों को घुमा फिरा के वो पूछा जा रहा है लगातार। चलिए यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? यानी कि जितना भी आंदोलन हुआ, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन चारों आंदोलन में से अरुणा आसफ अली किससे जुड़ी हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में जो है वो भूमिगत रहकर बहुत सारा क्रियाकलाप की थी। भारतीय जो युद्ध हो रहा था, यानी कि जो भी आंदोलन चल रहा था, उसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। यानी कि अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि जब रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको एक एक नाम और ईस्वी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आप दिमाग लगाएं कि रॉलेट एक्ट लगभग 1919 ईस्वी के आसपास आया था, और 1919 ईस्वी में एक एक्ट भी आया था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो निश्चित रूप से मॉन्टेग्यू वहाँ का भारत सचिव था जो कि इंग्लैंड में रहता था, और चैम्सफोर्ड यहाँ का गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड वही यहाँ का उस टाइम वायसराय था। तो यहाँ पर अब ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है। तो रॉलेट एक्ट के विषय में मैं अभी आपको बता ही दिया हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध जिस टाइम चल रहा था उसी टाइम ये चैम्सफोर्ड यहाँ का गवर्नर था। यानी कि 1916 से 1921 के पीरियड में ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड यहाँ का गवर्नर जनरल रहा है। तो इसके शासनकाल में ना बहुत महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं घट गई।
सबसे पहली घटना तो यही घटी कि इस समय रॉलेट एक्ट पास हुआ। अब रॉलेट एक्ट आया जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के समय हुआ था। और इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना ये भी घटी थी कि शिक्षा पर एक आयोग गठित किया गया था, सैडलर आयोग, 1917 में, यानी कि 1917 ईस्वी में शिक्षा पर एक आयोग गठित हुआ, सैडलर आयोग। तो इसके विषय में आप ये जान लें कि सैडलर आयोग गठित हुआ था 1917 में। किसके समय? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। और किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित। अब ये जरूरी है कि शिक्षा से संबंधित जितना भी आयोग है वो आपको याद रखना चाहिए, एक सीक्वेंस में खास करके। और उस समय कौन गवर्नर था ये भी आपको याद रखना चाहिए। लेकिन जब आप वो चार्ट प्रिपेयर करेंगे या जब वो आप पढ़ेंगे तभी आप वो पढ़ते रहें। लेकिन तत्काल जो आपको चीज़ मिला है, अब इसको भूल के आप नए सिरे से बाद में जो प्लानिंग बाद के लिए आप कर रहे हैं वो ना करें। जो चीज़ अभी आपको मिला उसको इमीडिएट आत्मसात कर लें, तभी धीरे 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 आपका जो भंडार है वो बढ़ेगा। और बाद में करने के भरोसे जब आप उसको छोड़ देंगे तो कभी भी वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल एक चीज़ जो आपको याद रख लेना है सदा के लिए वो ये कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय सैडलर आयोग का गठन किया गया था जो कि शिक्षा से संबंधित था। तो जो ये रॉलेट एक्ट था तो इसके विषय में बाकी चीज़ आप देख ही लिए कि ये काला कानून था, क्योंकि बिना वकील का, बिना अपील का, बिना दलील का कानून था। जिसको भी पकड़ता 2 साल के लिए वो कैद हो जाता, सिर्फ शक के आधार पर। चलिए, यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वार्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको 1% डर हो गया होगा कि इतना भारी भरकम चीज़ तो कभी पढ़े नहीं है, जबकि ये बहुत सिंपल है। आप अगर सिंपली हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप निश्चित रूप से इन चीज़ों को पढ़े होंगे। शिमला सम्मेलन के विषय में आप निश्चित रूप से अपने बुक में पढ़े होंगे जो 1945 में हुआ था। तो इसी शिमला सम्मेलन में ये शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इस शिमला सम्मेलन में ही ये बात कही गई थी कि जितना भी वायसराय का कार्यकारिणी परिषद है तो उसको पुनर्गठित किया जाएगा और उसमें जितना भी सदस्य है, वायसराय और सैन्य जो भी अधिकारी है, सैन्य प्रमुख, उसको छोड़ के जितना भी सदस्य रहेगा वो सब भारतीय सदस्य होंगे। यानी कि 1945 में जो शिमला सम्मेलन हुआ था उसमें ये बात स्पष्ट रूप से घोषित किया गया था कि वायसराय और जो सैन्य प्रमुख है इन दोनों को छोड़ के बाकी जितना भी सदस्य होगा वो भारतीय सदस्य होगा। क्योंकि इस समय तक अंग्रेजों की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। भारतीय लगातार अपने अधिकार को लेकर जागरूक हो रहा था और अपना डिमांड बढ़ाते जा रहा था। तो अब उन लोगों को लगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो अभी तक सिर्फ अंग्रेज रहा करता था, भारतीयों को जगह नहीं मिलती थी, मिलती भी थी तो 2M दर्जे का जगह, अब वो खुद राजी हो रहा है कि भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भूमिका दी जाएगी। भारतीय बहुत अधिक संख्या में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में रहेंगे और सिर्फ वायसराय और जो सैन्य प्रमुख है वो दोनों छोड़ के बाकी हर सदस्य भारतीय रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वार्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा ग्रहण यानी कि धारण किए जाने थे? साइमन कमीशन, क्रिप्स प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन। तो साइमन कमीशन जो था वो होगा नहीं, क्योंकि साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन अलग था। जो साइमन कमीशन था वो तो गठित किया गया था क्या भारतीय को और भी अधिक अधिकार दिए जाएं। जो 1919 ईस्वी का जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था उसके 10 साल बाद एक आयोग का गठन होना था 1929 सब के आसपास, लेकिन इसका गठन 1927 में ही कर दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर भारतीयों की जांच की जाए कि क्या उसको और अधिक अधिकार दिया जाए या नहीं, या अभी वो इतने योग्य हो पाए हैं या नहीं। और तो साइमन कमीशन से मतलब नहीं है। क्रिप्स प्रस्ताव यानी क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था वो तो भारतीयों को रिझाने के लिए आया था कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाइए। इसके लिए वो संविधान सभा के गठन की बात किया था या युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात किया था, तो वो भी नहीं है। जो कैबिनेट मिशन है 1946 में आया था यानी 1946 में। तो कैबिनेट मिशन भेजा ही इसीलिए गया था कि भारत में एक संविधान सभा का गठन हो, यानी कि यहाँ एक चुनाव कराया जाए और संविधान सभा का गठन हो जो कि भारतीय अपने लिए एक संविधान का निर्माण करे। तो एक मात्र ऑप्शन है शिमला सम्मेलन। तो शिमला सम्मेलन ही वो सम्मेलन है जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि जितना भी सदस्य है वो अधिक
अधिकतम सदस्य यानी कि सारा सदस्य सिर्फ वायसराय और जो सैन्य प्रमुख है उस दोनों को छोड़ के सभी भारतीय सदस्य होंगे। तो ये जो शिमला सम्मेलन है ये फाइनली असफल हो गया था, यानी विफल हो गया था। तो इसके विफलता का कारण जो था वो आपको जानना जरूरी है। पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें जो शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 ईस्वी में, तो इसमें जो मुस्लिम सदस्य था और जो हिंदू सदस्य था उन दोनों की संख्या को बराबर रखा गया था। हालांकि ये अव्यवहारिक था क्योंकि हिंदुओं की संख्या मुसलमानों की संख्या की तुलना में बहुत ज़्यादा थी, और जो पाकिस्तान का डिमांड करने वाला जो पार्टी था उसका भी जो बहुमत था वो बहुत कम था कांग्रेस की तुलना में। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सबका प्रतिनिधित्व करता था और मुस्लिम लीग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का प्रतिनिधि था, तो उसकी संख्या बहुत कम थी। इसके बावजूद हिंदुओं और मुस्लिमों की संख्या को बराबर रखा गया था कार्यकारिणी में। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई थी वो ये कि एक तो ये कहा गया था कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। इस शिमला सम्मेलन में ये भी बात कही गई थी। लेकिन ये सम्मेलन जो असफल हुआ उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मुस्लिम लीग जो है वो डिमांड ये कर दिया कि जितना भी मुसलमान सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी में आएगा, यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी में जितना भी मुसलमान सदस्य होगा वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नामित करेगा। उस सदस्य को अगर कोई चुन सकता है तो वो मुस्लिम लीग चुनेगा। उसका कहना था कि मुस्लिम लीग ही केवल मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, कांग्रेस नहीं करता है। तो वो जैसे कि कांग्रेस अबुल कलाम आज़ाद साहब को भेजना चाहते थे कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम इस कार्यकारिणी में, लेकिन इसका विरोध किया मुस्लिम लीग। वो बोला कि किसी भी मुसलमान सदस्य को मुस्लिम लीग ही केवल भेजेगा। तो ये गलत था क्योंकि मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमान का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि कांग्रेस मुस्लिम और हिंदुओं का सहित बाकी सभी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता था। तो एक सदस्य के रूप में वो हिंदू को भेजे या मुसलमान को भेजे या किसी को भेजे, इससे कोई लेना देना नहीं था। मुस्लिम लीग को जिसको भेजना था उसको भेजता, लेकिन उसका एक ये डिमांड था कि मुसलमान अगर जा रहा है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग भेजेगा। तो इसी मुद्दे पर जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहमति नहीं बन पाई, और फाइनली जो है जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेवेल उस टाइम गवर्नर जनरल थे, तो वो इस साइमन माफ कीजिएगा ये जो शिमला सम्मेलन है उसको असफल घोषित कर दिए कि ये फाइनली कोई आम सहमति नहीं बन पाई। तो फाइनली यही है कि जो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि निम्नलिखित में से किसने, यानी कि कौन सा सम्मेलन, कौन सा कमीशन जो है ये कहा कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के का पुनर्गठन किया जाएगा और उसमें वार्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किया दिया जाएगा भारतीय नेताओं को। तो वही शिमला सम्मेलन होगा 1945 1945। चलिए यहाँ पर जो अगला सम्मेलन है, अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तो ये फैक्चुअल अब आ गया। तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना कौन बनाया था, ये सुभाष चंद्र बोस साहब हैं। सुभाष चंद्र बोस फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किए थे। तो सुभाष चंद्र बोस के ही विषय में आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो भी यही गठित किए थे। आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित ये किए थे। मैं पुनर्गठित इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। उससे पहले कैप्टन मोहन सिंह एक बार आज़ाद हिंद फौज बनाने की कोशिश किए थे लेकिन वो असफल रहे। तो फाइनली पहली बार किसके दिमाग में आज़ाद हिंद फौज के गठन की बात आई, कैप्टन मोहन सिंह के मन में। लेकिन सफलतापूर्वक इसको गठित किया गया रास बिहारी बोस के द्वारा। लेकिन जब जापान पहुंचे सुभाष चंद्र बोस 1943 ईस्वी के आसपास, जब उस टाइम बाद में इनको कमान सौंप दी गई और ये फिर से आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किए और उसका एक तरह से लीडर बन गए। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस और उसको पुनर्गठित किए सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर फ्री इंडियन लीजन नामक सेना कौन बनाया था, तो सुभाष चंद्र बोस ही है। चलिए यहाँ अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। यानी कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक जो लेख है ये कौन लिखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अरविंद घोष, सैयद अहमद खान, आरसी दत्त और वीर राघवाचारी। तो अरविंद घोष
इनका राइटर हैं, यानी कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो है वो अरविंद घोष साहब लिखे हैं। तो ये जो अरविंद घोष न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक किताब या लेख लिखे, तो इसमें कांग्रेस की जो दो विचारधारा वाला जो गुट था, नरम दल और गरम दल, इसमें नरम दल वालों की बहुत ज़्यादा आलोचना की है, क्योंकि नरम दल वाला जो ग्रुप था वो उसकी जो टेंडेंसी थी वो भिक्षावृत्ति वाली टेंडेंसी थी इन लोगों के अनुसार। यानी कि इन लोगों का ये मानना था कि वो प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, इन सब पत्र लगातार पत्राचार के माध्यम से अपनी डिमांड को मंगवाने की कोशिश करते रहते रहे, जिसकी वजह से अंग्रेज कभी भी इन लोगों की बात को सीरियसली नहीं सुना और कभी भी ध्यान ही नहीं दिया इन लोगों की डिमांड पर। तो इस वजह से नरम दल वालों की बहुत ज़्यादा आलोचना की है अरविंद घोष अपने इस पत्र के द्वारा, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इस पत्र के द्वारा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, तो उस समय ये एक पत्र लिखे थे, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम नामक पत्र भी जो है अरविंद घोष साहब ही लिखे हैं। तो वंदे मातरम, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इसके अलावा दो और आपको याद रखना चाहिए जो कि अरविंद घोष से जुड़ा हुआ जो राइटिंग्स है, यानी कि लेख है। एक तो द लाइफ डिवाइन, यानी कि द लाइफ डिवाइन नामक जो ग्रंथ है ये भी यही लिखे हैं, और द एसे ऑन द गीता, द एसे ऑन द गीता भी अरविंद घोष साहब ही लिखे हैं। तो अरविंद घोष साहब का जो टोटल हो गया वो एक तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक पत्र लिखे, ये वंदे मातरम नामक पत्र लिखे, द लाइफ डिवाइन, द एसे ऑन द गीता, ये दोनों ग्रंथ लिखे। चलिए यहाँ पर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया, यानी कि कौन सा ऐसा शख्स था जो कि अन ब्रिटिश शब्द का यूज किया? आनंद मोहन बोस, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता। तो दादा भाई नौरोजी साहब होंगे। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब लिखे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि अन ब्रिटिश का यूज ये क्यों किए, चूंकि दादा भाई नौरोजी साहब जो हैं वो इंग्लैंड में जो अंग्रेज़ों का शासन था उसको बहुत ही प्रगतिशील मानते थे और बहुत ही अच्छा शासन मानते थे। दादा भाई नौरोजी का मानना था कि जिस तरह से इंग्लैंड में समाचार पत्र को, यानी कि मीडिया को बहुत ज़्यादा आज़ादी है, लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, वहाँ के लोग स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, वहाँ सुरक्षा है बहुत ज़्यादा, लोगों में एक जागरूकता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही एडवांस हैं और हर जगह वही होना चाहिए। लेकिन वही अंग्रेज जब भारत में आके शासन करता है तो उसका जो नेचर है, तरीका है, वो बदल जाता है। वहाँ पर मीडिया स्वतंत्र है, यहाँ पर मीडिया पर, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। वहाँ पर लोगों को मौलिक अधिकार है, यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि यहाँ पर हर तरह से लोगों को बांधने की कोशिश किया। तो भारत में ब्रिटिश का रहना अच्छा होता यदि यहाँ पर ब्रिटिश रूल होता, लेकिन भारत में ब्रिटिश है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ अन ब्रिटिश रूल है। ब्रिटिश के होते हुए भी अन ब्रिटिश रूल है, ना तो यहाँ लोगों को मौलिक अधिकार है, ना प्रेस की आज़ादी है, ना लोगों को स्वतंत्रता है। तो इस वजह से ये अन ब्रिटिश शब्द का यूज किए कि ब्रिटिश का रहना अच्छा है, लेकिन जो अगर वहाँ जो रूल है, वहाँ जो लोगों को अधिकार है, वो अधिकार यहाँ पे भी अगर दे दिया जाए तभी अच्छा है, नहीं तो यहाँ पर अन ब्रिटिश रूल होने की वजह से ब्रिटिश का शासन अच्छा नहीं है। तो वो भारत में जितना भी नरम दल के कांग्रेसी नेता थे उनका तो यही मानना था कि भारत में अंग्रेज रहे, अंग्रेज के जाने से भारतीयों को नुकसान होगा और अंग्रेजों के रहने से भारतीय को हित होगा, लेकिन जो रूल रेगुलेशन जो वो ब्रिटेन में अप्लाई करता है वही रूल रेगुलेशन भारत में भी रखे, तब जाके फायदा है। तो इस वजह से दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब लिखे, और इसमें जो है अन ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश का शासन यहाँ पे नहीं है, इस तरह की बात कहे। और इसी किताब के थ्रू जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत दिए, जो कि मील का पत्थर साबित हुआ। धन के निष्कासन के सिद्धांत के द्वारा ये बताने की कोशिश किए कि किस तरह से अंग्रेज जो है वो भारत से धन को खींच खींच के इंग्लैंड लेके जा रहा है, तरह तरह के माध्यम से, चाहे वो रेलवे के माध्यम से हो या किसी दूसरे माध्यम से हो, यहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के अधिकारियों को वेतन के माध्यम से हो, या यहाँ के पैसों को वहाँ ऋण के रूप में रख देने के माध्यम से हो, या जो वहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह है या बागान मालिक है, उन सब के द्वारा जो यहाँ पर काम किया जाता है और यहाँ के पैसों को खींच खींच के ले जाया जाता है। तो किसी भी माध्यम से भारत के पैसे को खींच के
इंग्लैंड पहुंचाया जा रहा है और भारतीयों को एक तरह से गरीब बना दिया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों का जिक्र धन के निष्कासन सिद्धांत के मार्फत से किए थे। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है इसी किताब में था, ब्रिटिश एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और चलिए यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। और दूसरा कथन है उसका कारण, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। कुल मिला के दो कथन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जो पहला कथन है वो है कि 1939 ईस्वी में जो है जितना भी कांग्रेस की सरकार थी वो त्यागपत्र दे दिया, और कारण उसका दिया हुआ है क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को एक तरह से शामिल घोषित कर दिया। तो बिल्कुल दोनों कथन सही है और ये उसकी पुष्टि भी करता है। कैसे, अब ध्यान से समझिए। देखिए 1935 ईस्वी का जब एक्ट आया था तो उस एक्ट में ये घोषित कर दिया गया था कि अब प्रांतीय चुनाव कराया जाएगा, यानी कि इलेक्शन होगा, ये घोषित हुआ। तो इसी के तहत जो है 1937 में 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत मिली और कई सारा ऐसा प्रांत था, अधिकांश प्रांत में कांग्रेस की सरकार भी बनी। लेकिन उसी के जस्ट बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे स्टार्ट हुआ तो लॉर्ड लिनलिथगो जो था वो भारत को भी युद्ध में शामिल घोषित कर दिया, दुनिया को बता दिया कि भारत भी शामिल है। अब इसी का विरोध किया भारतीय नेताओं से एक बार भी पूछा नहीं गया, भारत के लोगों से सलाह मशविरा नहीं किया गया और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों शामिल कर दिया। तो इसी का विरोध जताने के लिए जो है 1937 में इलेक्शन के द्वारा जितना भी प्रांतीय सरकार चुना गया था, यानी कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो सब त्याग पत्र दे दिया। तो अब सवाल फिर से सुनिए, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। तो ये बात सही है, त्याग पत्र दिया था। दूसरा कथन है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो त्याग पत्र क्यों दिया? क्योंकि इस निर्णय को भारतीय स्वीकार नहीं किया कि हाँ हम शामिल हैं, इसी वजह से वो त्याग पत्र दिया। तो कारण भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है और कारण जो है वो पुष्टि करता भी है। हालांकि ये पुष्टि वाला सवाल अब पिछले 2 3 4 5 साल से लगातार नहीं पूछा जा रहा है, 3 साल से। तो इस वजह से सीधा सीधा सवाल रहता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया? ऑप्शन है अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और जमींदार। तो अल हिलाल यहाँ पर होगा। अल हिलाल नामक जो पत्रिका है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लाया गया था। तो अल हिलाल और अल बिलाग ये दो पत्रिका बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यदि आप पीसीएस वगैरह देते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको याद रखना चाहिए। अल हिलाल और अल बिलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये पत्रिका लाया गया था। और आज का जो आखिरी सवाल है वो ये कि दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको पता ही है कि 1885 ईस्वी में जो बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। जो मुंबई जो है आज का मुंबई, उस समय का बम्बई, तो वहाँ के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का जो भवन था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, उसी भवन में जो है इसका जो अधिवेशन हुआ था उस टाइम। तो 28 दिसंबर 1885 डेट इसका याद रख लेते तो अच्छा रहता। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब थे, और इसका जो संस्थापक था वो A.O. ह्यूम था। तो इसकी स्थापना के विषय में आप अपने बुक में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि A.O. ह्यूम जो है वो क्यों इसको स्थापित किया। कुछ लोगों का मानना है कि ये अंग्रेज़ों की साजिश थी, कुछ का मानना है कि भारतीयों की एक तरह से इससे फ़ायदा हुआ। भारतीय नहीं चाहते थे कि अंग्रेज कांग्रेस को पहले ही ख़त्म कर दे, इस वजह से एक गोरे का ही सहारा लिया गया। तो इस तरह से वो सारा अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर जो सवाल है वो ये कि 1885 ईस्वी में इसका अधिवेशन जो था वो बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। संस्थापक A.O. ह्यूम, प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो चलिए, तो ये आज का सेशन कंप्लीट हुआ। काफ़ी लंबा सेशन आज का हो गया। उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियो की तरह ये आपको पसंद आएगा, लेकिन जो टारगेट था 100 लाइक्स का वो शायद पूरा नहीं हो पाया पिछली बार। तो इस बार मैं अपने टारगेट को कुछ कम कर रहा हूँ और इस बार मैं सिर्फ 50 लाइक्स का टारगेट कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि 50 लाइक्स
आप ज़रूर देंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।